स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है अपने जो आज अभी पढ़ने जा रहे हैं अपन, लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी। अपन ने गत पीरियड में देखा था, गत लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार आरएनएस थ्योरी ने अपने पोस्टुलेट्स रखे 6, जिनका अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था और उसकी क्या लिमिटेशंस रही जिसके कारण से उसकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही आगे चल के। उसके क्या ड्रॉबैक्स थे जो आगे एक्सेप्ट नहीं हो पाए। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वो डिपेंड करता था इलेक्ट्रोलाइट की नेचर, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर पे। तो कौन सी बातें थी जिस कारण से आरएनएस थ्योरी आगे चल के एक्सेप्ट नहीं हो पाई, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसको अपन पढ़ते हैं। चलो, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि आरएनएस थ्योरी की ड्रॉबैक्स, उसकी लिमिटेशंस, किस कारण से वो आगे एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तो ये आपको 5 एक पॉइंट है जिनको याद करके रखना चाहिए, परीक्षा में महत्वपूर्ण है। आरएनएस थ्योरी केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही सफलतापूर्वक लागू होती है। इसका अपन घुमा के भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आरएनएस थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होगी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होगी। जैसा कि आरएनएस ने बताया कि उसकी जो थ्योरी है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही सफलतापूर्वक लागू हो पाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू करने में कई कठिनाइयां आती हैं। अब कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं जिसके कारण वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, उनमें से प्रमुख है, पहला, सांद्र विलयनों के चालकता के आधार पर ज्ञात किया गया कि अल्फा के मान अणु संख्या गुणांक के आधार पर ज्ञात किए गए अल्फा के मान से भिन्न होते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के चालकताओं के आधार पर यह ज्ञात किया गया, यह फाइंड किया गया कि अल्फा के जो मान है अणु संख्या गुणा के आधार पर ज्ञात किए गए हैं अल्फा के मानों से भिन्न होते हैं। सेकंड पॉइंट जो उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू नहीं होने के हैं वह है प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सांद्रता परिवर्तन से उनके साम्य स्थिरांक के मान परिवर्तित होते हैं। यानी क्या मतलब निकला इसका कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके सांद्रता परिवर्तन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनके साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज में भी चेंज आता है, जिससे संदेह होता है कि इनमें आयनिक साम्य भी स्थापित होता है अथवा नहीं। यानी डाउट क्रिएट करता है क्योंकि उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये डाउट क्रिएट करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम स्थापित होता है कि नहीं होता है। तीसरा जो डिफेक्ट था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के संदर्भ में, आरएनएस के अनुसार विलयन में इलेक्ट्रोलाइट्स अधिकांशतः वियोजित अवस्था में होते हैं और यदि दो विलयनों को मिलाया जाए तो चूंकि उनके माध्यम कोई नई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होती है, अतः इस पराक्रम में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आरएनएस के अनुसार जब दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स किया जाएगा तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका
ड्रॉबैक है। चौथा पॉइंट, 1912 में बैग, एक साइंटिस्ट थे, ने NaCl की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करके बताया कि ठोस क्रिस्टल अवस्था में NaCl आयनिक अवस्था में है। फिर भी आरएनएस के अनुसार ये कैसे मान लिया जाए कि साम्यावस्था में Na प्लस व क्लोराइड आयन परस्पर मिलकर NaCl अणु बनाते हैं। ये बैग ने इनकी आरएनएस थ्योरी को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया था। पांचवा डिफरेंस, जो डिफिकल्टी आई थी, लिमिटेशन थी आरएनएस थ्योरी के लिए, वह थी यह एक तथ्य है, फैक्ट है कि डाइल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुलना की चालकता का मान भी बढ़ता है। ये नोन फैक्ट है, ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी तक अपन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तो इसे आसानी से समझाया जा सकता है कि तनुता बढ़ने पे उनके आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे तुलना की चालकता का मान बढ़ता है। लेकिन NaCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए इसे कैसे समझाया जाए, जो कि ठोस अवस्था तक में भी पूर्णतः आयनन अवस्था में नहीं रहते हैं। यानी NaCl सॉलिड स्टेट में होता है, इसका आयनाइजेशन पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इस वाले तथ्य को नहीं समझाया जा सकता कि इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की चालकता का मान डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। छठा जो पॉइंट है, जो ड्रॉबैक आया था इनके साथ, KCl, NaOH, NaCl आदि प्रबल विद्युत अपघट्य पिघली अवस्था में यानी मोल्टन स्टेट में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वियोजन जल की अनुपस्थिति में भी संभव है। यह भी एक ड्रॉबैक था। सातवां पॉइंट, आरएनए सिद्धांत में आयनन की अस्तित्व को माना गया है, परंतु विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों में चूंकि आयनों की संख्या कम होती है, अतः इसमें आकर्षण कम हो सकते हैं, परंतु प्रबल विद्युत अपघट्यों के सांद्र विलयन में अंतरा आयनिक आकर्षण प्रबल होते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर आयनिक फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अतः विलयन के गुण प्रभावित हो सकते हैं। ये सातवां डिफरेंस था। आठवां, NaCl, KCl, Na2SO4 आदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के क्रिस्टलों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनकी ठोस अवस्था में भी आयनन की उपस्थिति है, अतः अवियोजित अणुओं का अस्तित्व ही नहीं होता और इसलिए ही अवियोजित अणुओं तथा आयनों में साम्य संभव नहीं है। यह सातवां पॉइंट था। आठवां डिफिकल्टी जो इनके साथ आई, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के तनु विलयनों के अवशोषण स्पेक्ट्रम भी अवियोजित अणुओं के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट दोबारा समझ लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के
तनु विलयनों के अवशोषण स्पेक्ट्रम भी अवियोजित अणु के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। यानी स्पेक्ट्रम के द्वारा भी ये अपन डिसोसिएशन इसका प्रूव नहीं कर पाते। तो ये कुछ एक डिफिकल्टीज थी आरएनएस ने की थ्योरी के बारे में, जिसके कारण से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई।